Dear student, I am KP Saroj. Today we will study a chapter of prose written by William C. Douglas. He had been a judge in Supreme Court of America. Let us start this chapter. The topic is A Girl with a Basket. In this essay, William C. Douglas has portrayed the sordid reality of 1947 when Hindustan got partition between Pakistan and India. Let us start the chapter first. I had left now New Delhi for the Himalayas. मैंने दिल्ली से हिमालय का रास्ता तय किया, दिल्ली छोड़ी और हिमालय के रास्ते पर गया. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet. बरेली तक बाय ट्रेन गया और उसके बाद रानीखेत बाय कार. And old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. And old British Army hill station. रानीखेत से वो कार से जाते हुए उसने देखा, राइटर ने, कि एक ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन जो पहाड़ों पर फार्म हाउस की तरह कुछ रुकने ठहरने की जगह होती हैं, लोकेटेड ऑन अ 6,000-foot ridge opposite a 20-mile stretch. वो हिल स्टेशन समंदर के तली से लगभग 6,000 फुट और हिमालय के रिज से जो ढलान है उससे 120 माइल तक फैला हुआ जो हिमालय है उसके अपोजिट में ये हिल स्टेशन बसा हुआ था. द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉपेड एट ऑल द वे स्टेशंस. द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही थी. एंड इट स्टॉपेड, और ये रुक रही थी, एट ऑल द वे स्टेशंस, रास्ते के सभी स्टेशनों पे, छोटे छोटे स्टेशनों पे ये रुकती जा रही थी. एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर, स्टॉपेज पर, हर स्टेशन पर, आई सॉन्ग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं तेजी से अपने कंपार्टमेंट की खिड़की खोलता था. एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर उतरकर टहलता था. The platforms were packed with people. पूरे प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे, जहां पर सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, पूरा प्लेटफॉर्म खचाखच इन लोगों से भरा रहता था, जहां बहुत सारे सिख, मुस्लिम, हिंदूज, बहुत सारे सोल्जर्स, मर्चेंट्स, व्यापारी, प्रीस्ट, बहुत सारे साधु संत, पोर्टर्स, बहुत सारे कुली, बेगर्स, बहुत सारे वहीं भिखारी भी थे, और हॉकर्स जो वहीं अपने छोटे छोटे सामान बेचते थे. ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग सभी लोग वहां पर नंगे पैर थे. एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और वो सफेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे. आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश. मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता था, तब जाके मुझे कहीं कोई एक अंग्रेजी बोलने समझने वाला व्यक्ति मिलता था. वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम लोग दुनिया में क्या चल रहा है उन मुद्दों पर बात करते थे. एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, और उस दिन की ताजा तरीन खबरों पर हम लोग बातें किया करते थे. इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार से मैं भारत की यथास्थिति को जानने की कोशिश कर रहा था. यहाँ पर एक फ्रेज यूज है, टू फील ऑफ द पल्स. फील ऑफ द पल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कंट्री.
किसी स्थिति को सही से जानना। नेशंस चेकिंग ओपिनियंस अगेंस्ट ऑफिशियल्स एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, और मैं उन लोगों की धारणाओं को, उनकी सोच को जानना चाहता था कि उन लोगों का, भारतीयों का कार्यालय ऑफिसेस में के प्रति क्या सोच है और उनकी क्या समझ है। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था वह भारत की एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र से गुजर रहा था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, जिस रास्ते से मैं जा रहा था यह गंगा का अपर गंगा रिवर या गंगा का ऊपरी भाग था। 1000 फीट अबाउ सी लेवल बट ट्रॉपिकल, समंदर से लगभग हजारों फीट ऊपर, लेवल बट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मीन्स होता है उष्णकटिबंधीय, जहाँ पर बारिश, गर्मी और ठंडी सभी मौसम पाए जाते हैं। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, गंगा में उसके बालू जो दिख रहे थे वो सिल्ट थे, ब्राउन थे, भूरे थे, भूरे बालू दिखाई पड़ रहे थे। स्वॉलन विथ फ्लड वाटर्स, और वो बाढ़ के द्वारा लाकर इकट्ठा किए गए थे। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और यहीं पर हजारों एकड़ में चावल की खेती होती थी। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर में जंगल्स थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड, और वहीं पर बहुत ऊंची ऊंची घासें उगी हुई थी, यहाँ तक कि एक मनुष्य के सिर के ऊपर तक ऊंची ऊंची घासें उगी हुई थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ऑकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और कहीं कहीं इन घासों को अनब्रोकन देखा जा रहा था, कहीं कहीं घासें कम उगी हुई थी जहाँ पर कई पेड़ उगे हुए थे। द होम ऑफ द टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज, और इन्हीं घास के मैदानों में, जंगलों में टाइगर्स रहते थे, एलिफेंट्स थे, पाइथन्स थे, एंड कोबराज काले नाग। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन, एवरीवेयर चारों तरफ एक विस्तृत भूभाग क्षितिज को छूता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, लेकिन यदा कदा कहीं पर बरगद के पेड़ उगे हुए दिखाई देते थे। बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, और कहीं कहीं लाइनों में पाकड़ के वृक्ष दिखाई पड़ रहे थे। शेप्ड लाइक एल, उनके आकार चीड़ के पेड़ की तरह थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनकी मोटी मोटी टहनियाँ मुड़ी हुई, उलझी हुई थी। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम साउथ वेस्ट, और दक्षिण पश्चिम से नमी युक्त हवाएं चल रही थी। मंकीज सम ऑफ द मदर्स, कुछ बंदर दिखाई पड़ रहे थे जिनमें से कुछ मदर मंकीज थी। विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग, और उनके बच्चे उनमें चिपके हुए सवारी कर रहे थे। अंडरनीथ, उनके नीचे, उनके पेट में चिपके हुए उनके बच्चे सवारी कर रहे थे। सॉन्ग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड, वो सॉन्ग ऑफ ट्रीज, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलते जाते थे और स्टेशन की तरफ देख रहे थे कि कोई व्यक्ति उनको कुछ खाना दे दे। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉज मेड ऑफ मड मिक्स विथ वाटर एंड काऊ डंग, और जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे कुछ गांव दिखाई पड़ रहे थे, उनकी दीवारें मिट्टी और गोबर से बनी हुई थी, जिन पर गोबर की लिपाई हुई थी। देयर पीक्ड रूफ वर थेस्ट, और उनकी जो छत थी वो छाई हुई थी। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर्स, और उनमें घासों के बंडल बंधे हुए थे, बांसों से बंधे हुए घास के बंडल थे जो बीम या राफ्टर से बाहर निकले हुए थे। That day the pumpkin vines that grew over them
वर इन ब्लूम। उन दिनों लौकी के पेड़ों में बहुत सारे फूल लगे हुए थे। ट्रेलिंग स्टिक ऑफ येलो ओवर ड्रैप वॉल्स, और उन्हीं कच्ची दीवारों पर उनकी लताएं लटकी हुई थी पीले कलर में। At one station, my routine of talking with the people was interrupted. At one station, एक स्टेशन पर my routine of talking with the people was interrupted. एक स्टेशन पर मेरी लोगों से बात करने की जो आदत थी, हैबिट थी, वो रुकी। As soon as I alighted, जो ही मैं गाड़ी से अपने कंपार्टमेंट से नीचे उतरा, A group of young children gathered around me. छोटे बच्चों का एक झुंड मुझे घेर लिया। They were selling baskets. वो टोकरियां बेच रहे थे। Hand woven. वो हाथों के बुने हुए थे। Reeds baskets. सरपत के बने हुए। With simple designs and patterns. बहुत ही साधारण तरीके से बनाए हुए पैटर्न्स पर थे वो। They held the baskets high. वो अपने हाथों में टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे। Shouting words, और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। I did not know, but conveying unmistakably their desires. मैं उनको समझ तो नहीं सका, उनकी भाषा को समझ नहीं सका, लेकिन बिना किसी गलती के मैं ये जानता था कि उनकी क्या इच्छा है। These were refugee children. ये बच्चे रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे, शरणार्थी बच्चे थे ये। When partition between India and Pakistan was decreed, जब हिंदुस्तान का बंटवारा भारत और पाकिस्तान की घोषणा हुई, hundreds of thousands of people pulled up their roots. हजारों लोग अपनी जड़ों से दूर हो गए, जहां वो रहते थे वो अपने घरों से दूर हो गए। And change their residences, और उनके निवास स्थान सब बदल गए। 9 million people left Pakistan. 9 million people, 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ दिए। And came to India, और वो भारत आ गए। Driven by fear of religious fanaticism. Driven by the fear of religious fanaticism, वो ड्राइवन बाय फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म का मतलब है यहाँ पर कि धार्मिक कट्टरता और उन्माद के डर से वे लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ बसे। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तब वो गरीब थे। They were poorer as they began their long trip, और वो रास्ते तय करते हुए और भी गरीब होते चले गए। क्योंकि all they could carry, क्योंकि वो जो कुछ अपने साथ ले जा सकते थे, was a bit of food, कुछ थोड़ा सा खाना, and a few belongings, और कुछ अपने साजो सामान, enticements. Soon they were out of food, जल्दी ही उनका खाना खत्म हो गया। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. और जब उन्होंने पुनः अपनी यात्रा शुरू की तो उन्हीं रास्तों पर भूखों प्यासे वो मरने लगे कमजोरी के कारण। They began to fall by the wayside from weakness of hunger and died where they fell. वे जहाँ गिर गए वहीं मर गए। The children selling basket were sons and daughters of these refugees. ये बच्चे जो स्टेशन प्लेटफॉर्म पर अपनी टोकरियां बेच रहे थे उन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे। They are their parents or relatives had gathered in the cities. वे उनके बच्चे उनके रिलेटिव्स शहरों में एक जगह पर इकट्ठा हो गए। Setting up stalls, उन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें सेटअप कर ली, लगा ली। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और वहीं पर कुछ साधारण से मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, बहुत साधारण वस्तुएं बनाने लगे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड,
और वो उस भीड़ में, उस बाजार में अपने आप को जीवित रखने की कोशिश कर रहे थे जो पहले से ही बहुत भीड़युक्त था। They lived in cloth and grass shed. वो लोग कपड़े और घास फूस से बनी झोपड़ियों में रहते थे। That lined the street, जो सड़कों और गलियों के एक साइड में, एक किनारे बसे हुए थे। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not on the average exceed $100 a year. The peasants among these refugees, इन शरणार्थियों के मध्य में, बीच में जो किसान लोग थे, had been accustomed, वो आदी हो चुके थे किस बात के लिए? To little all their lives, अपने जीवन को बहुत संकुचित कर लिए थे अपने छोटे साधन में। For the annual income of agricultural family does not on the average exceed $100 a year, और ये किसान जो है साल भर में $100 भी, 100 रुपए कह लीजिए, तो नहीं कमा पाते थे और उसी में अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। The average unskilled laborer makes 30 cents a day. The average unskilled laborer makes 30 cents. Unskilled मतलब अकुशल, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं था, किसी विशेष कौशल में निपुण नहीं था, वो एक दिन में 30 सेंट्स कमा लेता था। और लेस देन $2 a week, या फिर एक सप्ताह में $2 भी नहीं। There is one meal a day. There is one meal a day. पूरे एक दिन में केवल एक बार ही भोजन मिलता था उनको, और वो भी an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk. क्या खाते थे? an onion, a piece of bread. an onion, एक प्याज मिल जाए, a piece of bread, कुछ रोटी मिल जाए, a bowl of pulse with milk, या कुछ एक कटोरे दाल या फिर दूध मिल जाए। Perhaps a bit of goat cheese, और हो सकता है कभी कदार उनको थोड़ा सा बकरी का पनीर, बकरी के दूध का बना हुआ पनीर मिल जाए। No tea, कोई चाय वाय नहीं। No coffee, कोई कॉफ़ी नहीं मिलती थी। No fat, घी नहीं मिलता था, फैट। No sweets, कोई मिठाई नहीं। No meat, कुछ भी मीट या नॉनवेज नहीं मिलता था उस समय। $100 a year is not $2 a week. अगर $1 a year is not $2 a week, अगर एक साल में $100 होता है, कमाई होती है, तो $2 एक सप्ताह में नहीं होता है। Yet even that small amount is hard to earn, और यहाँ तक ये भी छोटी अमाउंट को कमाना बहुत कठिन था। By selling baskets to the people too poor to buy them, और ये टोकरियाँ उन लोगों को बेचना जो बहुत ही गरीब थे, जो खरीद नहीं सकते थे, तो उनको ये बेचकर जीवन यापन करना बहुत ही कठिन था। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts, इसीलिए ये बच्चे मुझ पर टिड्डे की तरह टूट पड़े। I an American, मैं एक अमेरिकन था। Was doubtless the most promising market they had seen, मैं एक अमेरिकन था तो उनको निसंदेह ये लगा कि बहुत ही आसान्वित मैं खरीदार हूँ कि उनका खरीद लूँगा, उनकी बास्केट टोकरियाँ खरीद लूँगा। I bought one teeny basket for a few annas. I bought स्टॉप कर दीजिए। I bought one teeny basket for a few annas. मैंने एक छोटी टोकरी, कुछ आनाज, आना जो होता है वो पुराना पैसा चलता था, अब नहीं चलता है, वो इंडिया में चलता था, तो कुछ आना में एक टोकरी खरीद ली। Another fruit basket for a bit more, और एक फलों की टोकरी खरीदी जो कुछ पैसे मुझे उसके लिए अधिक देना पड़ा। A beautiful waste paper
बास्केट फॉर रुपी, एक रद्दी पेपर से बना हुआ टोकरी के लिए मुझे 1 रुपये देना पड़ा। अ लवली सीविंग बास्केट फॉर रुपी, और एक सुंदर सी बुनी हुई बास्केट के लिए 1 रुपये। अ फ्यू फैंस फॉर एनानास आर 2 a piece। अ फ्यू फैंस फॉर एनाना, कुछ पंखे 1 आना में मिल जा रहे थे, और 2 a piece, या फिर 1 आने में 2 पीस फैन मिल जा रहे थे। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 cents। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें हाथ भर गए, एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 cents, यहाँ तक कि मुझे 50 सेंट भी खर्च नहीं करने पड़े। द चिल्ड्रन पास्ड इन, जो बच्चे वहाँ से गुजर रहे थे, शाउटिंग देयर वेयर्स, वे अपने सामानों को बेचने के लिए चिल्ला रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं अब एक प्रिजनर हो गया था, उनके बीच में कैद हो गया था। कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, पूर्णतः मैं घिर गया था उन बच्चों के बीच में, उन शरणार्थी बच्चों के बीच में, और बिल्कुल भी इधर उधर मूव नहीं कर सकता था, हिलडुल नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट, उन्हीं में से द मोस्ट डिलीजेंट, बहुत ही मेहनती, एग्रेसिव वेंडर, एग्रेसिव मीन्स होता है जो बहुत जल्दी नाराज हो जाए, एग्रेसिव वेंडर, वेंडर मतलब जो अपने सामानों को टहल घूम करके बेचते हैं। वो द ब्यूटीफुल गर्ल, उन्हीं में से एक बहुत ही मेहनती सुंदर सी लड़की थी। एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, उन्हीं में से एक बहुत ही डिलीजेंट लड़की 9 साल की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, वो एक बहुत सुंदर सी टोकरी अपने हाथ में ली हुई थी जिसमें हैंडल लगी थी। एंड शी वांटेड अ रुपी एंड हाफ फॉर इट, जो इस टोकरी के लिए 1.5 रुपये 1.5 रुपी मांग रही थी, और अबाउट 30 सेंट, या फिर 30 पैसे या 30 सेंट्स मांग रही थी उसके लिए। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह बहुत ही दिल से गिड़गिड़ा रही थी, प्लीडिंग कर रही थी। देयर वर टेयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट, वो इस प्रकार से गिड़गिड़ा रही थी और प्रार्थना कर रही थी जिससे किसी का भी दिल पिघल जाए। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें फुल थी, हाथ एकदम भरा हुआ था। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी रखने के लिए। लिट अलोंग एनी नीड, और तो मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी और दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, बाएं हाथ से मैं अपनी टोकरियों को बैलेंस करता हुआ, समयोजित करता हुआ अपना हाथ, आई रीच इनटू माई राइट कोट पॉकेट, तो मैं अपनी कोट की दाईं जेब में अपना हाथ डाला। गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेन, और उस जेब से कुछ चेंज निकाले, कुछ कॉइन्स निकाले। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग पूरे 15 सेंट्स रहे होंगे। विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, जिसको मैंने उस लड़की की टोकरी में डाल दिया, जमा कर दिया, रख दिया। दैट द यंग गर्ल हेड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो लड़की बहुत ही रिक्वेस्ट करते हुए मेरे सामने टोकरी उठाए हुई थी, उसी में मैंने वो पैसे डिपॉजिट कर दिए, दे दिए। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, मैं उसको ये बताना चाहता था कि मुझे टोकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुटी एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन एज ए ग्रेजुटी ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि मैं उसकी खरीद नहीं सकता था, लेकिन उसकी जगह में उसको कम से कम पैसे दे दिया। आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने तुरंत इस बात को महसूस किया कि क्या अपराध मैंने कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, ये 9 साल की लड़की जो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी और भूखों मरने के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी दाढ़ी, अपने अंगूठे
पर खड़ी होकर उठाई, रीच इनटू द बास्केट, बास्केट में झांका, देखा, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और पूरे स्वाभिमान से और बहुत ही शालीनता से एक लड़की की तरह, अ लेडी, एक औरत की तरह, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मुझे वो सारे पैसे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता था जो मैं कर सकता था, वो आई बॉट द बास्केट, कि मैं उसकी टोकरी खरीद लूं। सी वाइड हर आइज, उसने अपनी आंखें, अपनी आंसू पोंछे, स्माइल, मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ती चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, हेडेड फॉर सम ग्रास हट, वो घास फूस की जो झोपड़ियाँ बनी हुई थी उसी ओर वो दौड़ती चली गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, उस रात, उस शाम, उस रात उन लोगों के पास कम से कम 30 सेंट्स पैसे रहे होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन, मैंने उनको बताया कि यही एक कारण है, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से प्रेम करने लगा हूँ। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, मैंने भारतीय लोगों को देखा, चाहे वो गांव में हों या फिर बड़े बड़े कार्यालयों में रहे हों, हैव बोथ प्राइड, उनमें स्वाभिमान था, एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, बहुत डिग्निटी, सिंप्लिसिटी उनमें थी। दे ऑल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनमें आज़ाद होने का भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर सी लड़की, बोर्न इन स्क्वालर एंड पोवर्टी, और ये 9 साल की छोटी लड़की जो बहुत ही गंदगी और गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, वो बेचारी अनपढ़ थी, यहाँ तक कि उसको ग्रामर और मैनर्स, कैसे किससे बात करनी चाहिए ये भी नहीं मालूम था। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत की एक ज्वलंत आत्मा की पहचान करा दी। आपका फोन आया? In board exam, you will be asked to explain one paragraph from the prose, and that contains 8 marks. And before explaining the paragraph, you need to read the paragraph 2 or 3 times so that you may understand the meaning, complete meaning of the paragraph. As one stack I have given on the board, and you have to explain here, and it is necessary that whatever you are going to explain, it will be very simple and in simple language. You have not to use much more literary language, that should be informative. Here, one stack, at one station, my routine of talking with the people was interrupted. We are going to explain this paragraph here. Then first we have to write down reference. In reference, only you have to write down reference. In reference, you have to give an introduction of the paragraph as this passage has been taken from the essay A Girl with
a basket written by William C. Douglas. And in reference you can also give a little short, you can a short introduction about the author. Mr. Douglas, as Mr. Douglas had been a judge of Supreme Court in America. Now you have not to extend more than 30 or 50 words. Now it is sufficient that what the matter should be in the reference. Now further we move the context. In context, whenever we are going to explain any paragraph, then in context we have to mention what is said about the paragraph. As context, in context we have to say simply about what the author said in this paragraph. As in this passage the author tells about his journey to India and his meeting with Indian people, stayed at the platforms. In context, you have to tell about the passage in which what the writer said about, कि राइटर ने किस चीज के बारे में बताया है. पहले में आपने रेफरेंस में आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बताना है कि इस पैराग्राफ में राइटर ने क्या कहा है, किसके बारे में बताया है. फर्दर हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे. कैसे? एक्सप्लेनेशन में हमें
पूरे डिटेल के साथ ये बताना होगा कि उस पूरे पैराग्राफ में राइटर ने किस चीज़ के बारे में, क्या स्थिति, क्या अपने पूरे विचारों को बताया है एज। और एक बार हमें एक्सप्लेन करने से पहले फिर से हमें देख लेना होगा पैराग्राफ में कि पैराग्राफ किसके बारे में कहा गया है, राइटर ने उस पैराग्राफ में क्या बताया है। हियर आप और सिंपल ढंग से शुरू कर सकते हैं। इन दिस पैराग्राफ से आप ऑप्शन रख सकते हैं कि आप एक्सप्लेन करते समय जितना सिंपलिसिटी का यूज करें उतना ही अच्छा है। इन दिस पैराग्राफ या पैसेज the writer tells that at one station his routine of talking with Indian people was checked. As he got down from his compartment, he was surrounded by some refugee children. These refugee children were selling baskets they saw the writer and felt that he was a very rich customer. Like this, you have to explain the whole paragraph, and before explaining, I once again say to you that read the passage thoroughly so that you can completely explain the words. Otherwise, you will leave some lines or words as we have written here. Here आप स्टार्ट कर सकते हैं चाहे हियर से, हियर द राइटर सेड अबाउट दिस, और आप कह सकते हैं कि इन दिस पैराग्राफ या पैसेज। आप राइटर की जगह एसेस्ट यूज कर सकते हैं, वर्ड यूज कर सकते हैं एसेस्ट, या फिर आप ऑथर यूज कर सकते हैं प्रोज राइटर के लिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस लाइन में पूरा पैराग्राफ में हम अभी
अभी कुछ लाइनें बाकी है इसमें एक्सप्लेन करने को। हियर या इन दिस पैराग्राफ से आप शुरू कर सकते हैं। इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स दैट एट वन स्टेशन हिज रूटीन ऑफ टॉकिंग विद इंडियन पीपल वो चेक कि उस पैराग्राफ में ये बताया गया कि एक स्टेशन पर उसकी जो हैबिट थी, उसकी जो आदत थी लोगों से बात करने की, इंडियन पीपल्स के विचार जानने की, वो एक जगह चेक हो गई, रुक गई। लोगों ने रोक दिया, क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ बच्चे जो थे उसको घेर लिए और वो बच्चे रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे जो पाकिस्तान से आकर भारत में बसे थे और वो सड़कों किनारे रह रहे थे। और उन्होंने राइटर को घेर लिया, क्योंकि राइटर कोट पैंट में था। उनको लगा कि वो एक धनी व्यक्ति है, उनकी टोकरियां खरीद लेगा, उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी उस दिन की। तो एक्सप्लेनेशन में यू हैव टू गो thoroughly to the passage and explain to each words with feelings. As in this paragraph, the writer tells that at one station his routine of talking with Indian people was checked. As he got down from his compartment, he was surrounded by some refugee children. These refugee children were selling baskets. They saw the writer and felt that he was a very rich customer. And he would buy their basket and fans so they can earn their livelihood. आप देख रहे हैं कि पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए और इसमें आपकी कल्पनाशीलता की भी जरूरत है कि क्या स्थिति वहां पर हो सकती है। And they can earn their livelihood. After explanation, at the end of explanation you can give some special points you will find out in the paragraph or passage, and you have to point out separately from explanation so that the examiner may watch the points and may provide you full marks. As number 1, you can write down that the language of the passage is very simple and suggestive. Point number 2, you can use the sentence like the words the author used in this passage is pictorial. एक वर्ड टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज हुई है। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर्स। अब जैसे हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं, हमारे सामने कुछ गरीब बच्चों की छवि हमारी आंखों के सामने
आ जाते हैं, जैसे कुछ गरीब बच्चे हैं उनकी इमेजेस हमारे आंखों के सामने आ जाती है। पिक्टोरियल क्वालिटी, इसको कहते हैं पिक्टोरियल क्वालिटी की राइटर में ये खूबी है, राइटर लिखने में, ये स्टाइल में ये खूबी है कि वो जो कुछ लिखता है उसकी इमेज, उसका चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाता है। थर्ड में आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अगर पैराग्राफ में कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज है, अलंकार यूज है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि द राइटर और द ऑथर presents a very pathetic condition of Indian people of 1947। आप कोई फिगर्स ऑफ स्पीच अगर पा रहे हैं तो फिगर्स ऑफ स्पीच मेंशन कर दीजिए, जिससे आपका जो टिप्पणी है वो रिच हो जाए। आप उसको रिच कर दीजिए जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। ऐसे ही कुछ जो भी आपको स्पेशलिटी राइटर की स्टाइल में दिखे उसको आप मेंशन कर दें कमेंट्स में, ताकि लगे कि जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी चेक करे तो उसको लगे कि आपने बहुत ही गंभीरता से पूरे निबंध को पढ़ा। In board examination, you will be asked to answer about 30 words, and you have to attempt only one question. And as the question is asked to you, you have to answer without giving any background or outset. As this is the question, who were selling baskets and why? अगर क्वेश्चन में सीधे सीधे ये पूछ रहा है who were selling baskets and why, बट कौन टोकरियां बेच रहे थे और क्यों, तो आपको आंसर में सीधे सीधे यहीं से शुरू कर देना है कि द रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग बास्केट्स। ऐसे इंट्रोडक्शन वो सीधे सीधे पूछ रहा है, राइट, जो भी एग्जामिनर वो पूछ रहा है कि हु वर, कौन थे वो, तो आपने ये आंसर दिया द रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस। अब चूंकि आपको 30 वर्ड से ज्यादा एक्सीड नहीं करना है तो आपको आगे लिख देना है जो भी आंसर में आपके कंप्लीट आंसर में हो कि दे वर वेरी पुअर एंड स्टार्विंग, वो बहुत गरीब थे और भूखों मर रहे थे। दे वांटेड टू अर्न देयर लिविंग बाय सेलिंग बास्केट्स नियर द स्टेशन, वो टोकरियां और फैन बेचकर अपनी रोजी रोटी कमा सके, इसलिए वो स्टेशन के नज़दीक टोकरियां और फैन बेच रहे थे। आपको एकदम सटीक वर्ड्स देने हैं, सटीक आंसर लिखने हैं, ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो, आपको फुल मार्क्स अवार्ड कर दे।